की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और आज हम बात करेंगे आलेखन कला के बारे में। और आलेखन में रंग किस तरीके से भरना है, उसकी क्या विधि है, बाहर रेखाएं कैसी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने जाना था कि आलेखन क्या है, आलेखन कितने प्रकार का होता है, और साथ ही आलेखन की इकाई और उसकी आवृत्ति के बारे में भी जान लिया था। और इकाई को किस तरीके से, किस मेथड से ट्रेस करते हैं, ये भी हम लोग इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, डले हुए वीडियो देखिए और उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करिएगा पढ़ना। तो अब हम बात करते हैं आलेखन में रंग भरने की विधि की, कि किस तरीके से जो है हम उसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों आलेखन के अनुसार जो है रंगों को हल्का भी करना पड़ता है और गाढ़ा भी करना पड़ता है। तो एक ही रंग के कई शेड हम प्रयोग करते हैं, हल्का भी और गाढ़ा भी। अगर हमें कलर को हल्का करना है तो उसके लिए जो है सफ़ेद रंग उसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार सफ़ेद मिलाते हैं तो वो धीरे धीरे हल्का होता है। अगर उससे और हल्का करना है तो ज़्यादा सफ़ेद कलर मिलाया जाता है। अगर कोई रंग है उसको गाढ़ा करना है तो उसमें क्या किया जाता है बच्चों, अगर उसको गाढ़ा करना है तो उसके लिए काला रंग या कत्थई रंग या नीला रंग या हरा रंग जो है, ये सब जो है मिला करके उसको आवश्यकता के अनुसार हम उसको गाढ़ा बनाते हैं। और रंग भरते समय सबसे पहले बच्चों जब भी हम रंग भरना स्टार्ट करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हल्के रंग को भरना है। ठीक है, इसके बाद फिर उसके गहरे रंग का प्रयोग आपको करना चाहिए। सबसे पहले सारे पूरे जहाँ पे भी आपको हल्का रंग भरना है वहाँ पे हल्का रंग भर लीजिए, इसके बाद जो है वो गहरे रंग का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से अगर आप कलर भरेंगे तो जो आपका आलेखन बनेगा वो अधिक चमकदार और आकर्षक जो है वो दिखाई देगा, प्रतीत होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अब हमें जैसे मान लीजिए कलर भरना स्टार्ट करना है तो कैसे हम भरें, तो जो उसकी पृष्ठभूमि, जैसे मान लीजिए आपने आलेखन ड्रा कर लिया, उसका डिज़ाइन बना लिया है और उसकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उसमें सबसे पहले कलर करना चाहिए। पूरा कलर करने के बाद जो है हल्का कलर जो है मान लीजिए आपने चूज़ किया है, तो हल्का येलो कर सकते हैं, आसमानी कर सकते हैं, हल्का पिंक कलर भी यूज़ करते हैं, कई बार हल्का लाइट ग्रीन कलर भी हम यूज़ कर सकते हैं पृष्ठभूमि में जो उसका बैकग्राउंड है। तो उसको पहले आपको कर लेना है, इसके बाद ही फूल, पत्ती, कली है ना, ये सब जो आपने बनाया है, ड्रा किया है लेखन में, उन सब में कलर करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने हल्के कलर का जो आपका बैकग्राउंड है उसमें हल्के रंग को भरना है तो सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपने मोटा वाला ब्रश लिया है और उससे जो है या तो फिर रुई में को पानी में से भिगो करके फिर उसके बाद सबसे पहले उसके जो पेपर है उसको आप गीला कर लीजिए। इसके बाद तुरंत हल्के रंग वाले घोल को उसी ब्रश या रुई से जो है वो पूरे पेपर में फैला दीजिए। तो उससे बहुत जल्दी से आपका जो है वो बैकग्राउंड जो है वो हल्के कलर से रंग जाएगा। फिर उसके बाद सूखने दीजिए। इसके बाद फिर फूल, पत्ती आदि में जो है वो सब आपको कलर करना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, बारीकियों को, कैसे आपको रंग भरना स्टार्ट करना है। ठीक है, और गहरा रंग भरते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मान लीजिए आप डार्क कलर भर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगल बगल जो है जो आपने बनाया है डिज़ाइन उसके ऊपर जो है रंग ना लगने पाए या मिक्स ना होने पाए। तो गाढ़ा रंग भरते समय काफ़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो अब चलते हैं बच्चों आलेखन की जो बाहर रेखाएं उसके बारे में। तो आलेखन के सभी स्थानों पर रंग भर लेने के बाद जो है जो आकारों की रेखाएं जो हैं वो उसको बनाना चाहिए। इन रेखाओं का बारीक तथा लयपूर्ण होना आवश्यक है और जो भी आप रेखाएं बनाएं उनको बिना रुके एक ही बार में जो है वो खींचना चाहिए, स्ट्रोक दे करके। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे करके ऐसा लगे कि हाँ उसमें डबल लाइन, ट्रिपल लाइन दिखाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही बार में बिना रुके रेखाओं को खींचना चाहिए और रेखाएँ जो है वो बीच में कहीं पर भी टूटनी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए रंग समाप्त हो जाने के कारण कहीं बीच में ही रेखा को बनाते बनाते रुकना पड़ रहा है तो फिर से जो है उसी रेखा की लय को आगे बढ़ाते समय इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसका जो जोड़ है वो बिल्कुल भी पता ना लगे। ठीक है, तो और जो उसकी मोटाई है वो भी एक जैसी होनी चाहिए। जो पहले बनाते समय जैसे मान लीजिए छूट गई तो उसकी मोटाई भी लगभग वही होनी चाहिए। तो जिस आकार की बाहर रेखाएं बना रहे हैं उस आकृति के रंग को गहरा करके लगाएंगे। और इसके बाद फिर जो है जो अगर आप मान लीजिए आप आउटलाइन बना रहे हैं, बाहर रेखाएं बना रहे हैं, आउटलाइन बना रहे हैं, तो उसका वो जनरली 0 नंबर के ब्रश से ही उसको बनाना चाहिए, ड्रा करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे पतला ब्रश होता है और उसके माध्यम से ही जो है आप जो है उनको बना सकते हैं और उसी से जो है सही तरीके से आपकी बन पाएंगी रेखाएं, बाहर रेखाएं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो आलेखन के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। तो आलेखन के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, और तो यहाँ पर आलेखन के अगर महत्वपूर्ण अंगों की बात की जा रही है तो सबसे पहला जो इसका अंग है वो है आपका लयात्मकता। ठीक है, रिदम। तो यहाँ पर फिर इसके बाद है संतुलन, बैलेंस, फिर तीसरा है प्रभाविता और चौथा है रंग योजना।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके 4 जो है महत्वपूर्ण अंग हैं। आलेखन के अंगों की बात हो रही है, तो आलेखन के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं? 4। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। अब यहाँ पर पहला है हमारा लयात्मकता। तो आलेखन कला में जो रेखाओं की लयात्मकता, प्रवाह और गतिशीलता जो है वो बहुत ही आवश्यक है। सब वो चीज़ें जो हैं एक ही लय में होना चाहिए कि उनका प्रवाह, उनकी गतिशीलता, ठीक है, एक ही जैसा ही दिखाई देना चाहिए, एक ही रिदम में होना चाहिए। इससे आलेखन जो आपका बन के आएगा वो अच्छा, बहुत सुंदर सा होगा, अनुपम सौंदर्य की उसमें वृद्धि होगी अगर आपके आलेखन में लयात्मकता है। ये आलेखन का महत्वपूर्ण अंग है बच्चों। इसके बाद संतुलन। तो संतुलन की बात आ रही, तो संतुलन से क्या तात्पर्य हुआ? तो ये बच्चों आलेखन का एक स्थायी गुण है, तो इसका जो है बहुत ही महत्व है। और रूप और आकार के संतुलन से आलेखन जो है वो आपका प्रभावी बनता है और अच्छा दिखता है। और इसका जो आकार है उनका संतुलन ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी असंतुलन का आभास ना हो। सामान्य रूप से जो है लगना चाहिए कि सब चीज़ें जो है अनुपातिक रूप से बनी हुई हैं। अब हम संतुलन की अगर बात करें तो किस तरीके से हम उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्य के अनुसार जो है उसको 2 भागों में संतुलन को हम बांट सकते हैं। तो पहला होता है व्यवस्थित संतुलन, दूसरा अव्यवस्थित संतुलन। ठीक है, तो व्यवस्थित संतुलन, फॉर्मल बैलेंस क्या हो गया? तो जिस आलेखन में दोनों और जो है वो समान आकृति बना करके संतुलन को स्थिर रखा जाता है उसे क्या कहा जाएगा? व्यवस्थित संतुलन कहा जाएगा। तो दोनों और एक जैसा जो है आकार रहेगा, आकृति एक जैसी रहेगी और उस तरीके से जो है संतुलन बनेगा। ऐसा संतुलन क्या कहलाएगा? आपका फॉर्मल बैलेंस कहलाएगा या व्यवस्थित संतुलन कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं अव्यवस्थित संतुलन की। तो यहाँ पर अव्यवस्थित संतुलन क्या है बच्चों? इनफॉर्मल बैलेंस क्या है? तो जिस आलेखन में दोनों और समान आकृति ना बना करके विभिन्न जैसे अलग अलग आकृतियाँ हैं, तो उन आकृतियों की सहायता से जो है आलेखन को सजाया जाता है कि आलेखन का संतुलन बना रहे, तो उसे क्या कहा जाता है? अव्यवस्थित संतुलन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है संतुलन के बारे में आप जान गए। अब हम बात करते हैं प्रभाविता की। तो आलेखन को प्रभावी बनाने के लिए जो है आकारों को सजीव बनाया जाता है कि मतलब वैसे ही दिखाई दें। इसके आकार ना तो अधिक छोटे ना ही बहुत अधिक बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको देखना चाहिए कि ना ही बहुत छोटा हो जाए और ना ही बहुत अधिक बड़ा हो जाए। और एक ही आकार प्रकार की पुनरावृत्ति आलेखन को निर्जीव बना देती है। बार बार उसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि हर जगह बस उसी चीज़ को बना दे। तो एक ही आकार प्रकार की पुनरावृत्ति जो है वो आलेखन करते समय ध्यान देना चाहिए कि बार बार उसी चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो अगर आपने आकार जो भी बना रहे हैं उसमें भिन्नता हो। अलंकारिक रूपों का अलग अलग तरीके के जो अलंकारिक रूप हैं उसको अलग अलग तरीके से जो है वो बनाना चाहिए। जैसे कली है तो कली जो है वो उसके कई रूप हैं तो उसको अलग अलग तरीके से बनाना चाहिए, बार बार एक जैसा नहीं बनाना चाहिए। पत्तियाँ हैं, पत्तियों का शेप है, तो इस प्रकार से अलग अलग जो है अलंकारिक रूप से जो उनको बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आलेखन को बनाने के लिए इनके आकारों में भिन्नता होनी चाहिए और अलंकारिक रूपों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। और रंग भी अलग अलग तरीके से होने चाहिए। तो रंगों का प्रभावी प्रयोग भी जो है वो आलेखन की सुंदरता को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से इसकी प्रभाविता जो है इसका महत्वपूर्ण अंग है आलेखन का। और चौथा महत्वपूर्ण जो अंग है वो है आपका कलर स्कीम, तो यानी रंग योजना। ठीक है, तो यहाँ पर रंग योजना में से क्या तात्पर्य हुआ कि कलर स्कीम का मतलब हुआ कि आलेखन जो है जो आपका है वो उद्देश्यपूर्ण कोई ना कोई आलेखन होता है कि किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। वे किसी अलग प्रकार के प्रयोजन के लिए या अलग अलग उपयोग के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। तो उसको ध्यान में रख करके आपको जो है वो उसके रंगों का चयन करना है कि हम उसमें कौन से रंग जो है वो प्रयोग करें। तो इसी आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार की रंग योजनाओं का प्रयोग किया जाता है। जो अगर हम बात करें कि किस तरीके की रंग योजनाओं का प्रयोग किया जाता है, तो जो रंग योजनाएं प्रयोग की जाती है वो 4 प्रकार की रंग योजनाएं होती हैं। तो पहला हो गया आपका विरोधी रंग योजना, दूसरा हो गया सामंजस्यपूर्ण रंग योजना, तीसरा हो गया सामंजस्यपूर्ण विरोधी रंग योजना और चौथा हो गया एक रंग योजना। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्रकार की रंग योजनाएं जो हैं वो हम प्रयोग करते हैं आलेखन को रंग करने के लिए। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इन चारों प्रकार की जो रंग योजनाएं हैं वो कैसी होती हैं, उनका क्या तात्पर्य हुआ। तो पहला जो है आपका वो है विरोधी रंग योजना।
ठीक है। तो अब जब किसी भी आलेखन में बच्चों विरोधी रंग का प्रयोग होता है तो वो विरोधी रंग की संगति जो है कहलाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर विरोधी रंग कौन से कहलाएंगे, तो जो हमने ओस्टवाल का रंग चक्र देखा है, तो ओस्टवाल के 8 प्रमुख रंग चक्रों के आमने सामने के रंग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे लाल का कौन सा हो गया, विरोधी रंग हरा होता है, नारंगी का आसमानी होता है, पीले का विरोधी रंग नीला और धानी का जो विरोधी रंग है वो बैंगनी होता है। तो इस प्रकार से विरोधी रंग योजना के माध्यम से हम अपने आलेखन को बना सकते हैं, जिससे आलेखन भड़कीला व चमकदार बन जाता है और सुंदर लगता है। तो विरोधी रंग योजना समझ गए आप बच्चों कि इसमें विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता है और आमने सामने के रंग ओस्टवाल के चक्र के विरोधी रंग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो कि आपका क्या कहते हैं, ओस्टवाल का 8 रंगों का चक्र है। ठीक है। यही जो रंग है आमने सामने के रंग विरोधी रंग होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये लाइट ग्रीन का हो जाएगा, समुद्री हरा हो गया। ठीक है। और पीला जो है उसके सामने नारंगी हो गया, लाल का विरोधी रंग हो गया, बैंगनी रंग हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा रंग योजना बच्चों क्या है, दूसरी रंग योजना है सामंजस्यपूर्ण रंग योजना। अब इसमें क्या होता है कि जो आपने ओस्टवाल का चक्र भी देखा है, तो इसके आसपास के जो रंग होते हैं, कोई भी रंग जो होते हैं वो सामंजस्यपूर्ण रंग योजना को बनाते हैं। जो अगल बगल के रंग होते हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे, सामंजस्यपूर्ण रंग कहलाएंगे। और यही जो है इन रंगों के माध्यम से अगर कलर किया जा रहा है तो वो सामंजस्यपूर्ण रंग योजना कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए पीले के बगल में नारंगी है और ये नारंगी के बगल में पीला है और लाल है। तो इस प्रकार से ये जो आपस में जो है 3 रंग अगल बगल वाले जो है वो तीनों साथी जो हैं वो क्या कहलाएंगे, सामंजस्यपूर्ण रंग कहलाएंगे। तो इसी तरीके से पीला नारंगी लाल हो गया, लाल बैंगनी नीला हो गया, नीला आसमानी और हरा हो गया, गहरा हरा धानी और पीला हो गया। इसी तरीके से जो नारंगी लाल और बैंगनी, बैंगनी नीला और आसमानी गहरा हरा और धानी पीला और नारंगी, ये सभी क्या कहलाएंगे, सामंजस्यपूर्ण रंग योजना के अंतर्गत आने वाले रंग कहलाएंगे। इनके माध्यम से जब रंग भरा जाता है तो इस प्रकार से ये रंग योजना जो है सामंजस्यपूर्ण रंग योजना कहलाती है। अगला जो प्रकार है बच्चों हमारा वो है सामंजस्यपूर्ण विरोधी रंग योजना। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों दोनों रंग योजनाओं का सम्मिश्रण करके इस प्रकार से कर दिया जाता है कि सामंजस्य के लिए 2 या 3 रंगों के साथ साथ जो है उसके विरोधी रंग का भी प्रयोग कर लिया जाता है। अब जैसे बात करें कि सामंजस्यपूर्ण रंग में लाल नारंगी व पीला है, ठीक है, तो यहाँ पर लाल नारंगी और पीला क्या है, सामंजस्यपूर्ण रंग योजना के अंतर्गत आने वाले रंग हैं। जैसे हमने पहला वाला लिया लाल नारंगी और पीला, ठीक है। तो अब इसके विरोधी रंग कौन से हो गए, हरा आसमानी व नीला। तो अगर इनके साथ में अगर हमने हरा आसमानी और नीले रंग का प्रयोग कर लिया तो वो ऐसी रंग योजना क्या कहलाएगी, सामंजस्यपूर्ण विरोधी रंग योजना कहलाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों। जब हम सामंजस्यपूर्ण जो रंग हैं जो ऊपर दिए गए 8 पूरे जो आपके दिख रहे हैं जो रंगों का सामंजस्य समूह है, इनके जो विरोधी रंग है, विरोधी रंग हमने ओस्टवाल का रंग चक्र देखा, उसमें सामने के कलर जो होते हैं विरोधी कलर कहलाते हैं। तो उन कलर में से अगर हम उसका प्रयोग करते हुए जो है कोई रंग कर रहे हैं, तो कोई रंग योजना का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगी वो बच्चों, सामंजस्यपूर्ण विरोधी रंग योजना कहलाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं जो अंतिम हमारी रंग योजना है वो है एक रंग योजना। तो अब एक रंग योजना में क्या होता है बच्चों, जब किसी एक ही रंग में सफ़ेद या काले रंग को विभिन्न मात्रा में मिला करके विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते हैं, तो वह रंग संगति जो होती है वो क्या कहलाती है, एक रंग योजना या एकाकी रंगों की संगति कहलाती है। उसमें उसका बस लाइट शेड रहेगा और डार्क शेड रहेगा। तो यानी उसी में जो है एक ही रंग में सफ़ेद या काले रंग को जो है अलग अलग मात्रा में मिलाया, उसके अलग अलग शेड बनाए और उसी के माध्यम से रंग हमने किया, तो वैसी रंग योजना क्या कहलाती है, एक रंग योजना कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चारों जो है हम लोगों ने रंग योजना के बारे में जान लिया कि कौन कौन सी जो है वो रंग योजना है और कौन कौन किस तरीके से उसमें कौन कौन से कलर आते हैं। आलेखन के लिए कलर स्कीम जो है हम लोगों ने जान ली है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं, तो इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर से। ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं।
तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही, और इसके आगे की वीडियो क्लास में हम जानेंगे रंगों का ज्ञान और प्रयोग के बारे में, ठीक है। और उसके रंगों, कौन कौन से रंग होते हैं, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, ठीक है। रंगों के प्रकार, गर्म रंग, ठंडा रंग, ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा बच्चों, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और प्लेलिस्ट को भी विजिट कर लीजिएगा, हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद बच्चों।